देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास की थी, वो आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की यह बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग भी जिद करने लगे और कहने लगे कहानी सुनाने को। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम दोबारा कभी कहानी सुनने नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठी, क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास की थी, वो अपने घर में चारपाई पर बड़ी ही आराम से सो रहा था। तभी ना जाने कहां से घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रोने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उस आवाज़ से चंद्र की नींद टूट गई और वो घबरा गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो दूर एक घर में लाइट जल रहे थे और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर चंद्र पसीने से तरबतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप ही उस घर की ओर बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज की हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थे और अपने आप को वो रोक ना सका। उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर कदम रखा तो सुन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास ही में एक महिला, जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया, क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त यानी कि चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई पड़ी थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। चंद्र वहां से उल्टे पांव भाग आया। उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो ना तो सही से लेट पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो बस करवटें बदलते जा रहा था। अभी तक वो यही नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज चुके थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया
और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गहरा काला कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था, और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा, तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी, जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे, उनका खड़ा रहना हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि तूफानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रहे थे कि उनका रुकना संभव नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा, जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए वो आ चुके थे और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ चुके थे। उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है। वो सालों से तपस्या कर रहे थे और आज उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन आ गई है जिसकी तपस्या पूरी हो गई? जिसे कुछ सालों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया, वही आ गई है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? अब कोई रास्ता बताइए। सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की नज़र चित्रा की लाश पर गई। जहां उन लोगों ने लाश को गिराया था, वहां से लाश अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और भी ज्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग भी सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था। जब बवंडर उसके काफ़ी नज़दीक आ गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहाँ से गायब हो गया और सब चीज़ें पहले के जैसे सामान्य हो गई। इधर चित्रा की लाश वो गायब हो चुके थे, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंचा और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को ना जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा, तुम चंद्रकला के बेटे हो ना चंद्र? हाँ हाँ महाराज, मैं चंद्र ही हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा, बेटा तुम जब 10 साल के थे ना, तो चंद्रकला जी तुमको एक बार मेरे पास लेकर आए थे और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए कहा था।
मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है, और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक ने चंद्र का हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर करते हुए कहा, बेटा, ये चित्रा, ये उसी का काम है। चित्रा तुमसे प्यार करने लगी थी और ये वो समझ गई, और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर चंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए। चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो कुछ भी है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तभी चंद्र ने तांत्रिक को कहा, बाबा, तो फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इस पर तांत्रिक ने चंद्र की ओर बड़ी ही गौर से देखा और फिर कहा, एक रास्ता है बेटा, मगर थोड़ा मुश्किल है। इस पर चंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं करने से बढ़िया तो मुश्किल रास्ता ही है। आप बस बताइए क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद बाबा ने चंद्र को बताना शुरू किया, तुम्हें मेरे साथ एक यज्ञ में बैठना होगा। मैं उस शैतानी शक्ति को बुलाऊंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मगर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा जो कि सिर्फ उसी पर काम करेगा, और तुम्हें ही वो खंजर उसके सीने में उतारना होगा, तभी ये सब खत्म होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर चंद्र कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यज्ञ अमावस की रात को होगा। वैसे ही ठीक अमावस की रात आई और फिर तांत्रिक और चंद्र यज्ञ करने बैठ गए। चंद्र एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने उस शैतानी शक्ति को बुला ही लिया। चंद्र ने देखा कि वो शक्ति, वो जो कुछ भी थी, बहुत ही खूबसूरत थे। वो जैसे जैसे चंद्र के करीब आ रहे थे, चंद्र की धड़कनें और भी तेज होती जा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों के सामने बस चित्रा का चेहरा आ रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो शैतानी शक्ति एकदम से चंद्र के करीब आई और तभी चंद्र ने अपने पीछे से वो खंजर निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति एकदम से पीछे को हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चंद्र की ओर बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और फिर एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गई, काला धुआं। ये देखकर चंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आवाज़ श्यामलाल के ठीक सामने से ही आ रहे थे। श्यामलाल टॉर्च से रोशनी करके देखता है कि कौन व्यक्ति इतनी रात गए, इतनी सर्दी में रात में बाहर घूम रहा है। अरे भाई, कौन है वहाँ पर? और इतनी रात को बाहर कौन घूम रहा है? श्यामलाल टॉर्च से उस आदमी की तरफ रोशनी करता है। उस आदमी ने काला कोट, सर पर हैट और हाथ में ब्रीफ केस ले रखा था। देखने में कोई मुसाफिर लगता था। उम्र 40 से ज़्यादा नहीं होगी। वो श्यामलाल को देखकर उसकी तरफ तेजी से आता है। अरे भैया, मैं अल्बर्ट यहाँ सेक्टर 7 में रहता हूँ।
बाहर से आया था, रात की ट्रेन थी, अभी घर पहुंचा ही था कि देखा कि चाबी जेब में है ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, ट्रेन से उतरने से पहले मैंने चाबी को अच्छे से चेक किया था और टैक्सी में बैठते समय भी चाबी मेरे पास ही थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बस उसी को खोज रहा हूँ। और फिर यहाँ पहुँचा। यहाँ कौन सा सेक्टर है भाई साहब? वो आदमी हाँफते हुए श्यामलाल को अपनी समस्या बताता है। अरे भाई आराम से, पहले अच्छे से सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या बताया तुमने? कहाँ रहते हो तुम, कौन से सेक्टर में? श्यामलाल ने पूछा। जी मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। आप यहाँ पर चौकीदार हैं? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। क्या? सेक्टर 7? ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ 1 हफ्ते से चौकीदारी कर रहा हूँ। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं और जहाँ तुम खड़े हो वो 6ठा सेक्टर है। यहाँ 7वां सेक्टर कहाँ से आ गया? अरे भैया इस कॉलोनी में 7 सेक्टर है, क्या आपको नहीं पता? और क्या ये 6 सेक्टर है? काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। हो सकता है अंधेरे की वजह से पहचान में नहीं आ रहा हो। खैर अभी मुझे मदद की ज़रूरत थी और आप इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं मेरे घर की चाबी ढूंढने में। मुझे शक है कि चाबी इसी कॉलोनी के आसपास ही गुमी है। अच्छा चलो ढूंढते हैं तुम्हारे घर की चाबी। रात में एक अनजान मुसाफिर की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है। पहले ये बताओ कि तुम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल ही आए हो या फिर टैक्सी में आए थे? श्यामलाल ने अल्बर्ट से पूछा। भैया मैं रेलवे स्टेशन से टैक्सी करके चौराहे तक पहुँचा। टैक्सी वाले ने चौराहे तक ही छोड़ा क्योंकि कॉलोनी के अंदर जाने तक वो काफ़ी ज़्यादा किराया मांग रहा था। तो मैंने चौराहे तक टैक्सी की और उसके बाद मैं पास ही के चर्च पर गया वहाँ प्रार्थना करने। ओह हाँ, हो सकता है कि चर्च पर चाबी रह गई हो, अल्बर्ट ने उत्साहपूर्वक कहा। तो फिर बात ख़त्म हो गई ना, चलो चर्च चलते हैं। वैसे भी इस कॉलोनी में आसपास कोई चर्च है नहीं। तुम कौन से चर्च की बात कर रहे हो? खैर इस समय तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है, चलो चलकर ढूंढते हैं तुम्हारी चाबी। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्बर्ट बताता है श्यामलाल को चर्च की तरफ ले जाता है। आसपास कोई चर्च नज़र नहीं आ रहा था, मगर श्यामलाल ने जब थोड़ा और कदम आगे बढ़ाए तो फिर वो लोग एक चर्च में पहुंचते हैं। श्यामलाल हैरान रह जाता है। क्या बात है, इतना बड़ा चर्च! ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी इस इलाके के आसपास कोई चर्च नहीं देखा था। हालांकि मैं 1 हफ्ते से इस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहा हूँ, पर मैं पहले भी इस कॉलोनी के आसपास से गुजर चुका हूँ और इस इलाके से तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मगर इतना बड़ा चर्च मेरी नज़र में क्यों नहीं पड़ा? अरे भैया ये चर्च तो यहाँ कब से है। इस शहर का सबसे पुराना चर्च है, जो सिर्फ 5 साल का था मैं तभी इस चर्च का बना था। पहले ये चर्च इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर इसको बाद में बड़ा बनाया गया। श्यामलाल काफ़ी आश्चर्य हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उन दोनों को वहाँ पर उनकी चाबी भी मिल गई। अल्बर्ट और श्यामलाल वापस चर्च से बाहर निकले। अल्बर्ट ने उसे बताया कि वो रूम नंबर 13 में रहता है, सेक्टर 7 रूम नंबर 13। अल्बर्ट ने श्यामलाल को उसके घर चलने को कहा। उसने कहा कि वो उसे कॉफ़ी बनाकर पिलाएगा। श्यामलाल ने बहुत मना किया, मगर अल्बर्ट माना ही नहीं। वो कह रहा था कि श्यामलाल ने उसकी मदद की है, वो इतना तो उसके लिए कर ही सकता है। श्यामलाल के बहुत मना करने के बावजूद भी जब अल्बर्ट नहीं माना तो फिर वो दोनों अल्बर्ट के कमरे की ओर चल दिए। अल्बर्ट चलते चलते अपने घर में पहुंचा। श्यामलाल ये देखकर हैरान था कि वो सेक्टर 7 में खड़ा था और वहीं पर एल्बर्ट का घर भी था। एल्बर्ट श्यामलाल को अंदर बुलाता है और फिर उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिलाता है। कॉफ़ी पीकर श्यामलाल वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। ड्यूटी ख़त्म करने के बाद
सुबह वापस वो अपने घर आते हैं और फिर अगले दिन ड्यूटी जब पहुंचते हैं तो फिर वहाँ के लोगों से अल्बर्ट के बारे में कहते हैं। एक आदमी था अल्बर्ट, पिछली रात मिला था, बड़ा अच्छा आदमी था। उसकी चाबी खो गई थी, सेक्टर 7 में ही रहता है। और आप लोगों ने तो कहा था कि 6 ही सेक्टर हैं, मगर यहाँ तो 7 सेक्टर है ना। तो इस पर वहाँ के लोगों ने कहा, क्या 7 सेक्टर? नहीं, यहाँ पर 6 ही सेक्टर हैं। कहीं तुम उस अल्बर्ट की बात तो नहीं कर रहे जो कोट पहने हुए था और फिर टोपी भी लगाए हुए था? वो तुम्हें चर्च में लेकर गया होगा। इस पर श्यामलाल ने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जिस पर वहाँ के लोगों ने कहा, दरअसल अल्बर्ट यहाँ पर बहुत पहले रहा करता था, जब यहाँ पर 7 सेक्टर हुआ करते थे। 7वीं सेक्टर पे उसका घर था। अल्बर्ट बहुत अच्छा आदमी था, मगर एक दिन एक हादसे में अल्बर्ट मारा गया अपने ही घर में। कहते हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ पर अल्बर्ट की आत्मा भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। वो हमेशा नए लोगों को मिलती है और फिर उनसे बातचीत करती है और फिर दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलती। ये सुनकर तो श्यामलाल के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो अल्बर्ट सच में था या फिर कोई आत्मा।